यहाँ मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। देखिए, ये कहना कि सभी शुरुआती शोधकर्ताओं का बस एक ही अखंड लक्ष्य था, मुझे लगता है ये इतिहास का थोड़ा सरलीकरण हो जाएगा। विज्ञान में अक्सर ऐसा होता है कि एक प्रमुख धारा चल रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण पर शायद कम चर्चित धाराएं भी मौजूद होती हैं। विजनबॉम का मामला यही दिखाता है कि बुद्धि का अनुकरण ही अकेला खेल नहीं था मैदान में। उनके लिए घोषित लक्ष्य, जैसा कि उनके पेपर के शीर्षक में साफ है, वाकई संचार का अध्ययन था। और ये सिर्फ अनुकरण नहीं था, बल्कि उस अनुकरण के प्रति जो मानवीय प्रतिक्रिया थी, उस भ्रम का अध्ययन था। क्या ये अपने आप में एक वैध और एक अलग वैज्ञानिक लक्ष्य नहीं है? मुझे लगता है कि हमें उस समय के प्रमुख रुझान को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन साथ ही विजनबॉम जैसे लोगों के जो विशिष्ट और शायद ज्यादा दूरदर्शी इरादे थे, उनको भी महत्व देना चाहिए। उन्हें सिर्फ मुख्य धारा के अनुकरण के लक्ष्य का एक साइड प्रोडक्ट मान लेना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। चलिए, एलाइजा की प्रकृति पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आप कहती हैं कि ये सरल था और इसका उद्देश्य भ्रम का अध्ययन करना था। ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि थी, इसका जो प्रभाव था, वो कहाँ से आया? ये इसलिए इतना प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ये बातचीत का अनुकरण करने में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी लगता था, भले ही उसका तंत्र सरल था। लोग, यहाँ तक कि कुछ पेशेवर लोग भी उससे घंटों बात करते थे, उसमें विश्वास करते थे। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि उस समय व्यवहार का सफल अनुकरण, चाहे वो कितना भी सतही क्यों ना हो, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। इसे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी NLP, मतलब कंप्यूटरों को मानव भाषा समझने और इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। तो क्या इसका जो वास्तविक प्रभाव था, वो इसके कथित असली इरादे से ज्यादा अनुकरण की सफलता पर आधारित नहीं था? हाँ, पर यही तो विजनबॉम का मूल पॉइंट था। लोग इसके अनुकरण से इतने प्रभावित हुए क्यों? क्योंकि हम मनुष्य अर्थ खोजने वाली मशीनें हैं। हम पैटर्न देखते हैं, हम इरादे डालते हैं वहां भी जहां शायद वो हों ही नहीं। एलाइजा की जो जानबूझकर रखी गई सरलता थी, वो इसी मानवीय प्रवृत्ति को उजागर करने के लिए थी। ये जटिल बुद्धि या ज्ञान प्रतिनिधित्व या वास्तविक तर्क का मॉडल बनाने का प्रयास था ही नहीं। इसकी तुलना अगर आप लॉजिक थ्योरिस्ट या GPS से करें, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो वो कार्यक्रम वास्तव में कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को दोहराने की कोशिश कर रहे थे। वो समस्या समाधान जैसी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहते थे। एलाइजा का लक्ष्य एकदम अलग था, ये दिखाना कि बातचीत का भ्रम पैदा करने के लिए कितनी कम असली बुद्धि की जरूरत होती है। इसलिए हाँ, लोग अनुकरण से प्रभावित थे, लेकिन ये प्रभाव दरअसल विजनबॉम की परिकल्पना को सिद्ध करता था कि अनुकरण के प्रभाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, न कि केवल अनुकरण करना। उसकी सफलता ने एक तरह से उसके उद्देश्य को रेखांकित किया, उसे झुठलाया नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि विजनबॉम का ध्यान व्याख्या और भ्रम पर था, लेकिन क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि मानव द्वारा मशीनों की व्याख्या करना ये AI के विकास का एक स्वाभाविक, आप कह सकते हैं लगभग एक अनिवार्य परिणाम है, न कि उसका कोई प्राथमिक लक्ष्य? मतलब जब शोधकर्ता कोई नई क्षमता बनाते हैं, चाहे वो शतरंज खेलना हो या प्रमेय सिद्ध करना हो या फिर बातचीत करना हो, तो लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यवहार की व्याख्या करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसमें अर्थ ढूंढते हैं। ये तो मानव स्वभाव है। तो क्या विजनबॉम ने केवल इसी स्वाभाविक परिणाम को ही अपने अध्ययन का विषय नहीं बना लिया? इसे AI के एक मुख्य लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना शायद इस प्रक्रिया को जरूरत से ज्यादा महत्व देना हो सकता है। लक्ष्य तो क्षमता बनाना था, व्याख्या तो बस हो गई। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। देखिए, विजनबॉम के लिए ये केवल एक साइड इफेक्ट या एक स्वाभाविक परिणाम भर नहीं था, ये अध्ययन का केंद्रीय विषय था। वो इस बात से गहराई से चिंतित थे और ये चिंता उनके 1966 के पेपर में साफ जाहिर होती है। ऐसा नहीं कि बाद में उनकी आलोचनाओं में ही आई कि लोग मशीनों की क्षमताओं को गलत समझ सकते हैं। वे मशीनों में ऐसी बुद्धि या समझ या भावना देख सकते हैं जो असल में उनमें है ही नहीं। एलाइजा इसी गलतफहमी, इसी समझ के भ्रम का अध्ययन करने और उसे प्रदर्शित करने का एक मंच था। उन्होंने अपने पेपर में इस भ्रम की विश्वसनीयता, प्लॉजिबिलिटी और इसके जो संभावित खतरे हैं उन पर गंभीरता से चर्चा की, जैसे कि लोग कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट पर आंख बंद करके भरोसा करने लगें या मानवीय रिश्तों की जगह मशीनी संवाद को ज़्यादा महत्व देने लगें।
तो ये केवल एक अकादमिक जिज्ञासा नहीं थी, इसमें एक नैतिक और एक सामाजिक चिंता भी शामिल थी जो उनके काम के बिल्कुल मूल में थी। इसलिए व्याख्या उनके लिए सिर्फ एक परिणाम नहीं थी, बल्कि अनुसंधान का मुख्य फोकस था। ये एक दिलचस्प बिंदु है कि उनकी चिंताएं शुरुआत से ही मौजूद थीं। लेकिन क्या हम फिर भी इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि 1960 के दशक के मध्य में एआई का जो पूरा क्षेत्र था, वो किस दिशा में जा रहा था? वो तो अत्यधिक आशावाद का दौर था। क्या वीज़नबॉम उस समय एक अपवाद, एक एक्सेप्शन नहीं थे? क्या उनके जो समकालीन शोधकर्ता थे, जो सेमेंटिक नेटवर्क पर या प्लानिंग सिस्टम्स पर या रोबोटिक्स पे काम कर रहे थे, क्या वे भी व्याख्या के अध्ययन को अपना लक्ष्य मानते थे? ऐसा तो नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है कि वीज़नबॉम की चिंताएं भले ही शुरुआत से मौजूद थीं, उस समय की जो मुख्य धारा थी उससे थोड़ी अलग थीं। और क्या ये संभव नहीं है कि हम उनकी बाद की जो प्रसिद्ध आलोचना है, जो उनकी 1976 की किताब कंप्यूटर पावर एंड ह्यूमन रीजन में खुलकर सामने आई, उसके प्रकाश में उनके शुरुआती काम को देख रहे हैं? हो सकता है कि 1966 में उनका ध्यान व्याख्या पर था, लेकिन क्षेत्र का जो समग्र रुझान था वो निश्चित रूप से अनुकरण और क्षमता निर्माण की ओर ही था। मैं मानती हूँ कि वीज़नबॉम की स्थिति उस समय शायद थोड़ी अनोखी थी, और हाँ, उनकी चिंताएं मुख्यधारा के उत्साह से अलग थीं। ये भी सच है कि उनकी आलोचना बाद में ज़्यादा मुखर हुई, लेकिन उनके 1966 के पेपर और जो अप्रकाशित नोट्स का साक्ष्य है, जो उनके काम के समकालीन हैं, न कि कोई बात की व्याख्या, वो काफ़ी मजबूत है। वे ये दिखाते हैं कि समझ का भ्रम और मानव मशीन संचार की जो प्रकृति है, वो उनके लिए केंद्रीय मुद्दे थे, सिर्फ हाशिए पर नहीं थे। ये सच हो सकता है कि कई अन्य शोधकर्ताओं ने उनके काम को गलत समझा या उसे केवल एएनएलपी में एक और कदम के रूप में देखा, लेकिन ये उनके मूल इरादे को नहीं बदलता, और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि शायद एआई के इतिहास की जो मानक कहानी है, जो अक्सर सिर्फ अनुकरण पर केंद्रित होती है, वो कुछ महत्वपूर्ण और जटिल पहलुओं को नज़रअंदाज कर देती है। वीज़नबॉम का मामला दिखाता है कि शुरुआत से ही एआई केवल तकनीकी क्षमताओं के बारे में नहीं था, बल्कि यह इस बारे में भी था कि हम उन क्षमताओं को कैसे समझते हैं और उनसे कैसे जुड़ते हैं। तो अगर मैं अपनी स्थिति को संक्षेप में रखूं, तो मेरा तर्क ये है कि प्रारंभिक एआई अनुसंधान का जो निर्धारण करने वाले दस्तावेज थे, जैसे डार्टमाउथ प्रस्ताव, जो प्रमुख परियोजनाएं थीं जैसे लॉजिक थ्योरिस्ट, स्टूडेंट, और जो अग्रणी शोधकर्ता थे जैसे साइमन मिन्स्की, उनकी स्पष्ट घोषणाएं और भविष्यवाणियां, ये सभी मुख्य रूप से मानव बुद्धि की नकल करने, उसे समझने और अंततः मशीनों में दोहराने की जो महत्वाकांक्षा थी, उसी से प्रेरित थे। लक्ष्य था ऐसी मशीनें बनाना जो सोच सकें, सीख सकें और तर्क कर सकें। एलाइजा जैसे कार्यक्रम, भले ही उनके निर्माता के व्यक्तिगत इरादे ज्यादा सूक्ष्म रहे हों, उस समय इसी व्यापक प्रयास के रूप में देखे गए, समझे गए और सराहे गए, क्योंकि वे व्यवहार के अनुकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए प्रतीत हुए। ये मूल रूप से अनुकरण का युग था। धारा थी। हमें इस क्षेत्र के शुरुआती दिनों की जो वैचारिक विविधता है, उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। जोसेफ वीज़नबॉम जैसे कम से कम एक प्रभावशाली व्यक्ति और उनके एलाइजा कार्यक्रम का मामला ये साफ तौर पर दिखाता है कि कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती काम सिर्फ अनुकरण पर केंद्रित नहीं थे। उनका उद्देश्य ज्यादा गहरा और अलग था। मानव मशीन संवाद की वास्तविक प्रकृति को समझना और खासतौर पर मनुष्यों द्वारा मशीनों में बुद्धि और समझ के आरोपण की जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, समझ का भ्रम, उसका अध्ययन करना। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और दार्शनिक लक्ष्य था, जो आज एआई के समाज पर बढ़ते प्रभाव के साथ और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। ये दिखाता है कि एआई की कहानी सिर्फ तकनीकी प्रगति की नहीं है, बल्कि मानवीय व्याख्या की भी कहानी है। निश्चित रूप से। और एआई के इन शुरुआती लक्ष्यों और इरादों की जो ये जटिलता है, उसको समझना आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें न केवल ये समझने में मदद करता है कि ये क्षेत्र कैसे विकसित हुआ, इसकी शुरुआती उम्मीदें क्या थीं और वो पूरी हुई या नहीं हुई, बल्कि ये उन गहरी नैतिक और दार्शनिक बहसों की जड़ों को भी उजागर करता है जो आज भी जारी हैं कि भाई मशीनी बुद्धि की प्रकृति क्या है, मानवीय अद्वितीयता क्या है और हमें तकनीक के साथ कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ। इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने से ये स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक एआई कोई एक अखंड मिशन नहीं था, बल्कि विचारों, महत्वाकांक्षाओं और यहाँ तक कि चिंताओं का एक जटिल मिश्रण था।
एक तरफ बुद्धि को पकड़ने की इच्छा थी, तो दूसरी तरफ उस पकड़ के परिणामों को समझने की जरूरत भी महसूस की जा रही थी। स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है, और ये बहस हमें याद दिलाती है कि अतीत को समझना भविष्य को आकार देने के लिए कितना जरूरी है।